हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे कि जो आप एक दिन पहले ज़रूर देख करके जाएं ताकि परीक्षा में आप कुछ अच्छा कर सकें। तो देखिए, वैसे तो आपने पूरे 6 महीने पढ़ाई की होगी, बहुत शिद्दत के साथ आप तैयार होंगे पेपर देने के लिए। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि लास्ट टाइम में आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किन किन चीजों को देख करके जाएं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि आप जितने भी आपके सिलेबस में रचनाएं लगी हुई हैं उसका प्रकाशन वर्ष जरूर तैयार करें। इसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 8 को आपका पेपर है, आज 6 तारीख है, आपके पास लगभग 2 दिन है, तो आप इसको जरूर देख लें। जैसे मान लीजिए 13 उपन्यास लगे हुए हैं तो 13 उपन्यास का आपको प्रकाशन वर्ष एकदम रटा होना चाहिए। जैसे देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में लिखा गया था, परीक्षा गुरु 82 में लिखा गया था, फिर प्रेमचंद ने अपना गोदान 36 में लिखा, शेखर एक जीवनी 40 में लिखी गई। तो इस तरीके से सब चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए और पूरा सिलेबस अगर आपको याद हो, आपके जहन में हो तो ठीक है, बाकी ना हो तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन जितने भी उपन्यास हैं, कहानियां हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, अन्य विधाएं हैं, उनके सभी के सन आपको क्लियरली मालूम होने चाहिए। इसके बाद जितने भी सिलेबस में लगी कहानी है, नाटक हैं, उपन्यास हैं, इनके पात्रों के नाम आप लोग एक बार जरूर देख लें। कौन सा महिला पात्र किसमें है, कौन सी पुरुष पात्र किसमें है, कौन सा गौण पात्र है, किस पात्र का किससे क्या संबंध है। जैसे पति पत्नी का कौन संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का कौन सा संबंध है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जामों में जिसमें एक तरफ प्रेमियों के नाम दिए हैं, एक तरफ प्रेमिकाओं के नाम दिए हैं और उससे मिलान करना है। तो उनको भी एक बार सरसरी निगाह से आप लोग जरूर देख लें। इसके बाद खास करके निबंध के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए निबंध से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ज्यादातर चांस रहते हैं कि निबंध की रचना का नाम दे करके उनसे पूछ लिया जाता है कि इसको प्रकाशन वर्ष के सही आरोही क्रम में लगाइए। तो आप उसमें क्या करें कि खास करके विवेकी राय के सभी निबंध देख लीजिए, विद्यानिवास मिश्र के देख लीजिए, कुबेरनाथ राय के और हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इन चारों लोगों के पूरे निबंध आप एक बार जरूर देख लीजिए कि शुरू में कौन निबंध है 3-4 और लास्ट में कौन है 2-3 देख लीजिए, ताकि आप एक आरोही क्रम सेट करने में मतलब कामयाब हो सके पेपर में। क्योंकि एलिमिनेट तो आप करेंगे ही, 4 ऑप्शन दिया गया है तो 1-2 ऑप्शन तो आप उसी तरह जान जाएंगे कि अच्छा ये तो सही होने वाला नहीं है। लेकिन जो आपका 2 ऑप्शन बाद में बच जाएंगे उसमें अगर चीजें देखे रहेंगे आप लोग तो आप सही कर सकते हैं। उसी तरह से सिलेबस में जो कवि लगे हुए हैं उनकी भी जो कविताएं हैं उनको भी आप लोग देखने का प्रयास करें। जो भी अपना शॉर्ट नोट टाइप में बनाए हों या नहीं भी बनाए हों तब भी कहीं ना कहीं किताबों से खोज करके उसको जरूर देख लें कि उनकी जो कविताएं हैं उनका सन क्या था और उनके रचनाओं में क्रम क्या थे। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा कि जितने भी नाटक लगे हुए हैं, जैसे आपके सिलेबस में जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें जो भी नाटक लगे हुए हैं 14 नाटक हैं, तो 14 नाटक का अंक आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि किस नाटक में कितने अंक हैं। जैसे अंधेर नगरी में 6 अंक है, भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं, चंद्रगुप्त में कितने हैं, 4 अंक हैं, उसी तरह से स्कंदगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी में। इस तरीके से जितने भी आपके 14 नाटक हैं उसमें सभी अंकों को आप याद कर लीजिए। उनके पात्रों को जहां तक संभव हो सके देख लीजिए। ये सब एक दिन पहले देखने की बात बता रहा हूं। उसके बाद प्रकाशन वर्ष याद ही होना चाहिए आपको, और उनकी भूमिकाओं को यदि आपके पास किताबें हों तो उनकी भूमिकाओं को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। और खैर पंक्तियां, काव्य पंक्तियां इस समय पूछी जा रही हैं तो वो तो अभी देखने का आपको समय नहीं है।
फिलहाल अगर हो सके तो सरसरी निगाह से इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद चौथा हमारा टॉपिक है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है उसमें जो भूमिकाएं हैं, जैसे आदिकाल की भूमिका टाइप में है, भक्ति काल का, रीति काल का जो सामान्य परिचय है वो जरूर आप देखें। और प्रकरण का नाम देख लें, जैसे कि आदिकाल में कितने प्रकरण हैं, भक्ति काल में कितने प्रकरण हैं, किस प्रकरण में किसका वर्णन है। जैसे भक्ति काल में मान लीजिए 6 प्रकरण है, तो 6 प्रकरणों में राम भक्ति शाखा का कौन सा प्रकरण है, कृष्ण भक्ति शाखा का कौन सा प्रकरण है, ये चीजें आप एक बार शुक्ल जी की किताब खोलिए, जो भी प्राकथन दिए गए हैं शुरुआत में उसमें आप देख सकते हैं कि किसमें किसका वर्णन है। जैसे कि आदिकाल है, आदिकाल में 4 प्रकरण है, तो चारों प्रकरण में किस प्रकरण में विद्यापति को रखे हैं, किस प्रकरण में अमीर खुसरो को रखे हैं, किसमें रासो साहित्य को रखे हैं, किसमें नाथ साहित्य को रखे हैं, तो ये प्रकरण आप जरूर देख लीजिए और विभाजन उसका देख लीजिए कि कब से कब तक किसका किसका विभाजन शुक्ल के अनुसार है। ये चीजें थोड़ी आपको देखनी है। अब आलोचना से जो प्रश्न बनते हैं हमारे, आलोचना में मुख्य रूप से जो प्रश्न बने हैं अब तक जो बने हैं वो क्या होता है कि रचनाओं का क्रम ही ज्यादातर पूछने को मिल जाता है। आयात चिंतामणि का संपादन उत्पादन के बारे में पूछ लिया गया था कि चिंतामणि के 4 भाग है तो चारों भाग को क्रमवाइज कौन कौन संपादन किए थे, तो वैसे चीजें पूछ ली गई थी। अब आलोचना में मुख्य रूप से आपको किन की रचनाएं देखनी है, रामविलास शर्मा की देखनी है, डॉक्टर राजेंद्र की देखनी है, नामवर सिंह की, शुक्ल जी की, मुक्तिबोध और नंदुलारे वाजपेयी। जहां तक संभव हो सके इन सभी लोगों की रचनाएं एक बार देख लें आप, जो भी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देख सकते हैं देख लीजिए। इससे क्रम टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। अब इसके आगे हम लोग हिंदी की जो उपभाषाएं और बोलियां हैं इसको आप लोग जरूर देखें, जैसे कि किस अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली है और किस बोली में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं और वो आकार बहुला उकार बहुला किस तरीके की है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश है तो सौरसेनी अपभ्रंश का संबंध पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, फिर उन बोलियों के लिए क्या क्या नाम प्रयोग किए गए हैं, इन चीजों को आप लोग जरूर देखें। जैसे पूर्वी हिंदी हो गई तो पूर्वी हिंदी में आपके कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं उनको जरूर देखें। जैसे आपका पूछ दिया गया कि मागधी अपभ्रंश में कौन सी बोलियां शामिल हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आप कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि अर्ध मागधी में कौन आएगा, मागधी में कौन आएगा, अच्छा अर्ध मागधी में पूर्वी आएगा तो मागधी में बिहारी आएगी, तो ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए चीजें, तो इसको आप जरूर देखें। उसके बाद जो हिंदी में प्रमुख बोलियां हैं जैसे उनके नामकरण कर्ता कौन कौन से हैं इनको जरूर देखें आप लोग, ठीक है। जैसे ब्रजबुली किसने नामकरण किया, गमारी भाषा किसने कहा, या इस तरह कर्कश हिंदी किसने कहा, इन जो इस तरह के नामकरण दिए गए हैं उनको आप जरूर देखें। उसके बाद हिंदी के प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण आप लोग जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कौन कौन से बोलियों का कौन कौन सा क्षेत्र है। अब आगे मुख्य रूप से जो भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है इनको देखें। भाग 17 के अंतर्गत जो भी आपके अनुच्छेद शामिल हैं उनको देखें। देखिए जो भाग 17 है उसका नाम राजभाषा है, उसमें 4 अध्याय बनाए गए हैं और 343 से 351 तक इसका वर्णन मिलता है। आप ये चीज जरूर देखें कि 343 में क्या है, 351, 343, 44, 45, 46, 47, 51 तक क्या है, ये चीजों को जरूर आप देखने का प्रयास करें, एक बार जरूर देख लें पेपर में जाने से पहले। इसके बाद अनुच्छेद 120 और 210 से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा इस समय क्वेश्चन इस लेवल के बनने लगे हैं। तो देखिए 120 में आपका क्या है, संसद की भाषा है और 210 में विधानमंडल की भाषा है। विधानमंडल में देखिए 2 चीज आती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद को मिला करके ही विधानमंडल बनता है, ठीक है। तो आप उस चीज को जरूर ध्यान रखें कि किसमें कौन जाएगा। आगे आप संविधान में जो
भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं शामिल हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, जैसे 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन भाषा जोड़ी गई, 71वें द्वारा कौन जोड़ी गई, 92वें द्वारा कौन जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 71वां कब हुआ था, 92वां कब हुआ था, ये सब चीजें देख लीजिए। और एक चीज आप जरूर ध्यान दें, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 22 भाषाएं तो आपके जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं संविधान के, वो उस पर मिलता है, और एक आपका अंग्रेजी पर मिलता है। तो कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 पर मिलता है। साहित्य अकादमी जो है वो 24 भाषाओं पर मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा, ये चीज देखना कि साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं पर मिलती है और ज्ञानपीठ कितनी पर मिलती है। तो साहित्य अकादमी 22 + 2 का मतलब है कि 22 जो आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं प्लस 2 में आपका राजस्थानी आ जाती है और अंग्रेजी आ जाती है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ 23 में, साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर के किन विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो को कुछ लोग प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। तो किसने किस चीज को माना है वो चीज आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए, इसको आप लोग जरूर एक बार देख लें, ठीक है। इसके बाद विद्यापति को लेकर के भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि माने कि भक्त कवि माने कि रहस्यवादी कवि माने, किसने कौन सा माना है। देखिए, देखने में तो ये लगता है कि बहुत ही शार्ट प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में अगर आ जाता है या नई चीजें आती हैं तो लगता है कि बहुत छोटा सा प्रश्न था, हमने बहुत गलतियां कर दी हैं। तो आप इसको जरूर देखें, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसको जरूर देखें कि किसने इनको भक्त कवि माना है, किसने रहस्यवादी, किसने श्रृंगारी कवि माना है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा ये रहेगा कि जैसे प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव में राम और कृष्ण दोनों आ जाते हैं, विष्णु, भगवान विष्णु आते हैं। उसमें श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इन संप्रदायों को देखना है। इसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इन लोगों के कौन कौन से प्रवर्तक आचार्य रहे हैं और किसका किस संप्रदाय से संबंध रहा है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद पद्मावत की प्रतीक योजना आपको देखनी है। जैसे आपका कामायनी में प्रतीक योजना है कि कौन मन का प्रतीक है, कौन बुद्धि का प्रतीक है, कौन मानव का प्रतीक है, उसी तरह से पद्मावत की भी प्रतीक योजना है। उसमें भी शैतान का प्रतीक कौन है, दुनिया धंधा किसे कहा गया है, कौन सांसारिक मोह का प्रतीक है, इन सभी चीजों को आप एक बार जरूर देख करके ही पेपर देने जाएं, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये सभी बच्चे ज्यादातर इस पर अपना फोकस करके ही जाते हैं और उनसे गलतियां होंगी नहीं। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो गलती करने के चांसेस बढ़ेंगे और आप पेपर में असफलता की ओर बढ़ने के अग्रसर होंगे। तो इसलिए आप इनको जरूर देख लें। अभी आपके पास 2 दिन का लगभग समय है, आप इसको जरूर देखें। कामायनी के प्रमुख पात्रों में देखिए, जैसे मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार है। तो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है। ये चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में आप भरत मुनि के जो रस सूत्र दिए हैं, विभावा अनुभाव्य विचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, तो इसमें जो प्रमुख व्याख्याकार लोग हैं, जैसे अभिनव गुप्त ने क्या मत दिया था, उसके बाद आपका शंकुक ने क्या मत दिया था, भट्टलोलट ने क्या दिया था, भट्टनायक ने क्या दिया था, उनका संबंध किस दर्शन से था। जैसे शंकुक का है तो किस दर्शन से था, शंकुक का अनुमितिवाद है तो अनुमितिवादी का किस दर्शन से संबंध था, तो न्याय दर्शन से। तो उसी तरीके से भट्टलोलट का किस दर्शन से था, भट्टनायक का किस दर्शन से था, अभिनव गुप्त का किस दर्शन से था, उन सभी चीजों को आप लोग एक बार कंठस्थ करके याद कर लें। ये आपके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगी। दोस्तों, हम जैसे आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप इन सभी चीजों को जरूर देख लेंगे पेपर देने से पहले, क्योंकि ये आपके कुछ नहीं तो कम से कम 20 प्रश्नों तक इससे आने की संभावनाएं बनेंगी। आप
पेपर देने के बाद देखिएगा कि इनमें से किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बने हैं। आप पाएंगे कि ज्यादातर टॉपिकों से प्रश्न बने हैं। और आप कोशिश करें, जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर में आपके सामने टोटल 150 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 100 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे और 50 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर के रहेंगे। इससे हिंदी वालों की ज्यादा बनती है नहीं, ज्यादातर इसी पे फोकस रहते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि 10 क्वेश्चन हिंदी से अपठित के आते हैं, अब 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से अपठित के आते हैं, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ एग्जाम हाल में ही पता चलते हैं कि एक कैसा अपठित आएगा और उसके क्वेश्चन कैसे रहेंगे। अगर आप इसको हल कर लेते हैं, उस समय आपका दिमागी संतुलन अच्छा है, तो आप पाएंगे कि आप 30 नंबर बिना पढ़े पा गए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का जरूर कोशिश करें कि आप इस 30 नंबर पर जरूर फोकस रहें। ये 30 नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत योगदान देगा। तो ये 30 हो गया। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो 100 क्वेश्चन हिंदी के हैं, सबसे पहले इसको करने का प्रयास करें। आपके सामने अगर फर्स्ट पेपर खुल भी जा रहा है तो आपके सामने ऑप्शन रहता है, जैसे फर्स्ट पेपर का 1 2 3 4 इस तरह से करके 50 तक बने रहते हैं। आप इसको जंप करेंगे तो आप हिंदी में चले आएंगे, हिंदी के 100 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हिंदी से स्टार्ट करिए। फर्स्ट पेपर के चक्कर में अगर फंसेंगे तो आपका समय लॉस हो जाएगा। आप 100 क्वेश्चन में से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो आपको ये आ रहे होंगे, एकदम एग्जैक्ट आ रहे होंगे। उन क्वेश्चनों को पहले कर लें। फर्स्ट पेपर देखने की इच्छा करें तो देखें, नहीं तो फिर इसी को जो क्वेश्चन नहीं किए हैं उस पर जाएं और उन क्वेश्चनों को जरूर करें। उसके बाद फर्स्ट पेपर पर जाएं और समय का थोड़ा ध्यान रखें। ज्यादातर हिंदी वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो सिस्टम पे बैठ करके तीर ही ले जाना भूल जाते हैं कि हमारे तीर इस कोने है तो इस कोने जाने में समय लग जाता है। तो उस चीज को आप मैनेज रखें और थोड़ा जब तीर इधर उधर है तो माउस को थोड़ा हिला दें, अपने कंट्रोल में पूरी तीर को ले लें। पूरे सिस्टम पर तीर कैसे कैसे जा रही है वो आपके कंट्रोल में आ जाए। और आप एक चीज का और खासा ध्यान रखें, जैसे कि आपका मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके विकल्प दिए गए हैं मान लीजिए, और इधर आपके नंबर सीरीज दी रहती है, जो भी आपका पेपर का सीरीज है कि कौन से क्वेश्चन हल किए, कौन रेड हुआ कौन ब्लू हुआ। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। तो अपठित में क्या होता है कि ये अपठित वाला जो प्रश्न रहता है ये भी इधर से ढका होता है, तो इधर से ढका रहता है तो इसको पढ़ने में दिक्कत होती है। आप सर्कल को इधर से इधर करते हैं, इधर से इधर करते हैं, इधर से इधर करते रहते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के लिए भी इधर से उधर करते रहते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि जो ये वाला आपकी लाइन है, ये इसको हाइड करने का एक ऑप्शन रहता है, इसी तरह से रहता है, और एक अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ अगर टच कर देंगे तो ये पूरा आपका जो दे रहा है नंबर ये छुप जाएगा। तो आपका ये वाला पोर्शन आगे बढ़ जाएगा और ये थोड़ा और आगे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये पूरा टेक्स्ट पार्ट भी पढ़ लेंगे और ये क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। तो इसके लिए आप लोग जरूर कोशिश करें कि ये अगर टेक्निक फॉलो करते हैं तो आपके लिए पढ़ने में समय बच जाएगा और आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकेंगे। बाकी दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बाकी हम लोग फिर एग्ज़ाम बाद मिलते हैं। आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाएं, पेपर दें। जैसे आपकी तैयारी नहीं है उसी तरह से सामने वाले की भी तैयारी नहीं है। जो उस समय 3 घंटे अच्छे से निकाल लेगा उसका रिजल्ट जरूर होगा। नमस्कार।